क्वेश्चन नंबर 3, दो तीन स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सबका गलत था। कंप्लीट गलत वैसे किसी का भी नहीं था, किसी के कुछ एंट्री सही, किसी के कुछ अमाउंट सही। देखते हैं जी क्या करना था इसमें। इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग है, इस क्वेश्चन में एंडोर्समेंट है, इस क्वेश्चन में डिसओनर है, इस क्वेश्चन में इंसॉल्वेंट है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग चार्जेस है, इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग का रिवर्सल है, जो डिस्काउंट एंडोर्समेंट के टाइम था उसका रिवर्सल। तो काफी सारी चीजें जी क्वेश्चन के अंदर, पढ़ते हैं एक बार। एडू ड्रॉज टू बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी। एक बिल है 60,000 का और दूसरा बिल है 1 लाख का। तो कई बच्चों ने इस क्वेश्चन में सेल से स्टार्ट कर रखा था। तो ये देखिए मिस्टेक है, क्वेश्चन जहां से स्टार्ट है आपको वहीं से स्टार्ट करना है, सीधा बीआरबीपी से स्टार्ट है, बीआरबीपी से स्टार्ट करना है। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि आपको जो एंट्री करनी है वो एडू की बुक्स में करनी है। तो ये मैंने लेंथ कम कर रखी थी क्वेश्चन की, वरना 2 या 3 लोगों की बुक्स में एंट्री मांगी जा सकती थी। तो कई बार क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ आता है तो छोटा हो जाता है। आगे, द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 60,000 इज फॉर 3 मंथ्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 लाख इज फॉर 2 मंथ। जो पहले वाला बिल है वो 3 महीने का है, मतलब वो 1 जनवरी के बाद 4 अप्रैल को मैच्योर होगा। और जो दूसरे वाला बिल है 1 लाख रुपए वाला बिल, वो 2 महीने का है। 1 जनवरी को बना है 2 महीने का बिल, ये 4 मार्च को मैच्योर होगा। These bills are accepted by GATE। जो बीपी वाला पर्सन है वो GATE है, तो हमें उससे बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गए। पहले एंट्री कर लेते हैं। सभी के मार्क्स कटे थे, फॉर्मेट के तो ध्यान रखिए, एग्जाम में फॉर्मेट जरूर बना करके आना है। कई बच्चों ने इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी, उनके भी मार्क्स कटे हैं। अगर कोई आपको लग रहा है कोई अकाउंट का नाम है जो काफी बड़ा नाम है और हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप पहली बार में उसको फुल फॉर्म लिखेंगे, ब्रैकेट में कोड लैंग्वेज दे देंगे जी BR1। इसके बाद आप आने वाली एंट्रीज में BR1 BR2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग से BR1 BR2 करेंगे तो मार्क्स कटते हैं। हर एक में फुल फॉर्म लिख लो, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल सेसेबल 1, बिल सेसेबल 2, तो बहुत ही अच्छा है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर भी आप शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट एंट्री में कंप्लीट नाम देंगे, कोडिंग भी देंगे, फिर सेकंड एंट्री से आप कोडिंग देना चालू कर देंगे। तो फर्स्ट बिल है, नोटिंग करते रहे साथ साथ। अगर आपकी कॉपी में 1-2 एंट्री गलत है, बाकी सही है, तो अपने आंसर शीट में ही ठीक कर लीजिए। अगर मैक्सिमम आंसर गलत है या नहीं कर रखा है तो कॉपी में नोट कर लीजिए। These bills are provided. First bill was endorsed to Ram in full settlement of 62। हमें राम को देने थे 62,000 रुपीज और हमने उसको BR1 दे दिया 60,000 वाला। तो बेसिकली वाला क्वेश्चन लिखा भी हुआ है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिल गया है 2,000 रुपीज का। 62,000 देने थे, BR दे दिया 60,000 वाला, तो 2,000 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, ये फायदा हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, अकाउंट क्रेडिट। द सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 6% पर annum। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिला, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, जितना पैसा कटा, टू BR2। स्टार्टिंग में फुल फॉर्म, बीच में कोड लैंग्वेज, ये जो कोडिंग दे रहे हैं एज पर CBSE बोर्ड ये अलाउड होता है, लेकिन 11th क्लास में बोर्ड में चेकिंग नहीं होती सर, हर स्कूल का अपना अपना टीचर चेक करता है, तो इसमें शायद आपका टीचर मार्क्स काट सकता है। बोर्ड में पक्का नहीं करते, बोर्ड का फ्रेमवर्क रूल जो है वो मार्किंग का वो यही है, लेकिन आपके स्कूल में 11th क्लास में मार्क्स काट सकते हैं, इसलिए एडवाइस ये करूंगा सेफर साइड लेके चलें, फुल फॉर्म भी लिखें हर एंट्री। इसकी कैलकुलेशन में भी आधे बच्चों की मिस्टेक थी, जबकि कैलकुलेशन कितनी बार प्रैक्टिस करी हुई है इसकी। 1 लाख रुपए का बिल है, 6% का रेट है और 2 महीने का टाइम, 1,000 रुपया।
1 लाख में से 1000 रुपए कट गए तो हमें पैसे कितने मिलेंगे? 99,000 मिलेंगे। किसी ने 5000 लिखा था, किसी ने 10,000 लिखा था। कैलकुलेशन पर ध्यान दें। 6% रेट से रखा है और सेकंड बिल 2 महीने का, इसलिए 2/12 करा। तो हमारे पास एक भी बीआर नहीं है इस टाइम, दोनों के दोनों बीआर हमने दे दिए। एक हमने मिस्टर राम को दे दिया और एक बैंक को दे दिया। अब मैच्योरिटी पर अगर सामने वाला पैसे दे देता है तो हमें कोई भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं। मैच्योरिटी पर लेकिन पैसे नहीं दिए तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल द गेट बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपए वाज रिसीव्ड। जब एंट्री पास करनी है, नोटिंग चार्जेस हर एक केस में 500 रुपए। कौन से की बिल ऑफ कौन सी डेट पहले आएगी? कौन सी ड्यू डेट पहले आएगी बताइए? 4 मार्च। सेकंड बिल की ड्यू डेट पहले आएगी जो कि 2 महीने का बिल था, 4 मार्च। अच्छा मैंने डेट भी नहीं डाली, डेट है जी 1 जनवरी। 1 जनवरी ईयर मेंशन नहीं है तो हम भी ईयर मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब 4th एंट्री लिखने जा रहा हूं जो कि हो रही है 4 मार्च। आपको वैसे एग्जाम में सीरियल नंबर लिखना ही नहीं है 1 2 3 पर, आपको सीधा सिर्फ डेट ही लिखनी है। ये बच्चों ने कॉलम में भी सीरियल नंबर लिखा हुआ था, कॉलम में डेट ही आएगी। जनरल के फॉर्मेट में हमेशा डेट का कॉलम ही बनेगा, सीरियल नंबर का नहीं। अब अगली एंट्री होनी है जी 4 मार्च को, जब बीआर डिसऑनर हो जाता है सेकंड वाला पे। जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। 1 लाख रुपए का बिल है और 500 रुपए नोटिंग चार्जेस हैं, तो हम गेट से 1,05,000 रुपए लेंगे और बैंक हमारे अकाउंट से 1,05,000 रुपए काट लेगा। 1 लाख रुपए का बिल था और 500 रुपए नोटिंग चार्जेस। सर इंस्टॉलमेंट तो किसी एक ही डेट पर होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ड्यू डेट पर बीआर जो है मिस्टर गेट डिसऑनर हो गया, जो इंसॉल्वेंट हो गया। तो जैसे वो इंसॉल्वेंट हुआ, हम 4 मार्च तक पहुंच गए उसके पास, वो मिला नहीं, उसका ऑफिशियल रिसीवर मिला कि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, आपको कितने पैसे लेने लिखवा दो। तो हम उसे 1,05,000 रुपए लिखवा देंगे और तभी ये वाले पैसे भी लिखवा देंगे अगले बिल के। तो ना वेट करें, पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया और मुझे उससे पैसे 1 महीने बाद लेने थे, मैं तो ना 1 महीने बाद आऊंगा। जिस टाइम वो इंसॉल्वेंट हो गया उसी टाइम सारी सेटलमेंट होगी। चाहे कोई लायबिलिटी 2 महीने बाद की है, चाहे 2 साल बाद की है। जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है उसकी सारी लायबिलिटीज को प्रोपोर्शनेटली पे किया जाता है, भले उसकी डेट अभी आई हो या ना आई। तो हमें इसी डेट पर 4 मार्च को ही अगले बिल के डिसऑनर की एंट्री करनी होगी। अगेन एंट्री था, जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। जो हमें डिस्काउंट मिल गया था 2,000 रुपए का, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी थी बिल ऑफ एक्सचेंज से, अब वो डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा। अब हमें वो डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारी पेमेंट डिसऑनर हो गई थी। कोई पेमेंट की वजह से डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट कहते हैं। अगर पेमेंट फेल तो डिस्काउंट फेल। ऑनलाइन कभी कोई शॉपिंग करी हो, किसी कार्ड वगैरह पे ऑफर है और आपने पेमेंट करी और पेमेंट कैंसिल हो गई, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब गेट से मुझे 1,05,000 लेने हैं प्लस 60,500 लेने हैं। तो मुझे तो इंस्टॉलमेंट में करना क्या? इंस्टॉलमेंट में करना कुछ भी नहीं है सर, पहले तो आपको डिसऑनर की एंट्री कर देनी है, उसके बाद पैसे लेने की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट जितना पैसा नहीं मिला, टू गेट 1,05,000 प्लस 60,500 1,61,000 इतने रुपए हमें लेने थे गेट। क्वेश्चन लिखा है 50 पैसा रुपये आधा पैसा मिला है, मतलब 80,500 मिले हैं, 80,500 नहीं मिले हैं। अब यहां पर कंप्लीट होगा। इसको डाउट है अभी भी तो पूछे। नोट कर लीजिए। अब टेस्ट सीरीज 2 में से जिसको डाउट है वो पूछ लीजिए। टेस्ट सीरीज 2 में से जिसको डाउट है वो पूछ लीजिए।
सैटरडे को हर एक बच्चे को चेक करानी है अपनी कॉपी में टेस्ट सीरीज 2 कंप्लीट सॉल्व की हुई। क्लास से पहले चेक किया जाएगा ही नीचे, उसके बाद क्लास में एंटर करने दिया जाएगा। संडे का टाइम 1 बजे सेम है, संडे को टेस्ट देना टेस्ट सीरीज 2 का, ये सेम आपको रेडी करना है। तो अमाउंट वगैरह बदलेंगे, क्वेश्चन सारे सेम हैं। सर फिफ्थ का थर्ड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में थर्ड पार्ट देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 है रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर का, उसका थर्ड पॉइंट पूछना। थर्ड पॉइंट पढ़ें ध्यान से सभी। द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर of 5400 rupees was credited to sales account as 4500, was credited to sales account as 4500। क्रेडिट क्या होना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट। कितने अमाउंट से? 5400। गलती से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, इसे ठीक करने के लिए क्या करो? डेबिट करो। डेबिट का इक्वल नहीं आ रहा, क्या करें? क्लियर है? थर्ड वाला पॉइंट इसने ना कर रखा, नोट कर सकता है। इसने कर लिया हो, चेक कर ले, कंफर्म कर ले आंसर सही है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पॉइंट कराया गया है टेस्ट सीरीज 2 का। तो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई है वो इसी हिसाब से बनाई गई है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। टेस्ट सीरीज 1 से टफ होगा, टेस्ट सीरीज 2 उससे टफ, टेस्ट सीरीज 3 फिर टेस्ट सीरीज 4 एंड सो ऑन। करीब 5 से 6 टेस्ट सीरीज का मेरा प्लान है हम लोगों का लेने का हर संडे। और आपका जो एग्जाम होगा, एक्चुअल एग्जाम से एक दिन पहले, वो आपका हर एक का अलग अलग टाइम पर टेस्ट होगा। किसी का मार्च में पेपर है, किसी का फेब में पेपर है, अलग अलग डेट में पेपर है। तो अपने एग्जाम से एक दिन पहले आप टेस्ट देकर के जाएंगे यहाँ पर। वो पूरा जो है सारे क्वेश्चन होंगे उसके चैप्टर के। जैसे अभी मैंने सारे क्वेश्चन नहीं दिए थे चैप्टर के ना, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन रखे थे, तो मेरे सारे क्वेश्चन होंगे और एक अलग अलग होगा, वो टेस्ट अलग है, बट सिमिलर टेस्ट अलग चलेगा। अच्छा, एक सेकंड पूछ रहे हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड वाला पूछ रहे हैं अभी। एक ब्रेक करके बताऊंगा भाई। फिफ्थ का सेकंड पढ़े जी। द सेल ऑफ 4300 टू गेट वाज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट एज 3400। बताइए जी, अकाउंट की गलती है कि अमाउंट की गलती है कि साइड की गलती है? अमाउंट एंड साइड दो गलती है। बताइए, सेल करा है हमने गेट को, तो गेट कौन हुआ? डेटर की क्रेडिटर? डेटर। ओरिजिनली ये कहां रिकॉर्ड किया गया होगा? सेल्स बुक में। पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। कौन से अकाउंट में? गेट के अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। भाई जब हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? गेट डेबिट टू सेल्स। तो हमें गेट को डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया, तो साइड की गलती है और अमाउंट की भी गलती है, दो गलती है। हमें गेट को डेबिट करना चाहिए था 4300 से और हमने गलती से उसे 3400 से क्रेडिट कर दिया। अब देखो कैसे ठीक करेंगे इसको। मैं इसको डेबिट करूंगा 4300 प्लस 3400 से, तो ये रेक्टिफाई होगा। भाई इतना डेबिट करना था वो तो करूंगा ही, इतना गलती से क्रेडिट कर दिया और तो डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात सर, मैंने 4300 रुपए लेने थे, गलती से 3400 रुपए दे दिए। अब मैं 4300 रुपए जो लेने थे वो भी लूंगा, 300-400 रुपए वापस लूंगा। ठीक है, तो गेट डेबिट होगा इतने अमाउंट से, उसका टोटल आ रहा है गेट डेबिट 7700। मिस्टेक सिर्फ गेट अकाउंट में, क्रेडिट साइड खाली पड़ी है, इसलिए यहां पर सस्पेंस अकाउंट। लास्ट पूछे जी, कौन सा पूछ रहे थे लास्ट? फिफ्थ क्वेश्चन का 6 पॉइंट लास्ट वाला क्वेश्चन का 5 में लास्ट वाला पॉइंट पढ़े जी। सेल्स रिटर्न बुक बैलेंस 2100 वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स। गलती से हम रिकॉर्ड करना भूल गए इसका टोटल। मुझे बताइए, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सर सेल्स होती है रेवेन्यू, उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा है, इसलिए इसका उल्टा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल्स रिटर्न लिखना भूल गए, सेल्स रिटर्न लिख लो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
एंट्री के अंदर कभी भी बुक वर्ड नहीं लिखते, सेल्स रिटर्न बुक नहीं लिख करके आना, सेल्स रिटर्न अकाउंट। राइट साइड खाली है तो यहाँ पे सस्पेंस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। पूछे लास्ट में कौन सा पूछ रहे थे? 15 का एडजस्टमेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 का 15th क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट। इसमें तीन है जी, कौन से तीनों बताना है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। 36,000 रुपीज के गुड्स हमने एज अ फ्री सैंपल दे दिए। ट्रेडिंग अकाउंट में इसको परचेज में से माइनस कर दीजिए और पीएनएल के डेबिट में लिख लें टू फ्री सैंपल। और अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैप्टर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर जाकर के रिकॉर्डिंग खोल लीजिए पांच क्लासेस की, और अपने पास जो बुक है आपकी जो नोट्स दे रखे हैं उसमें नोट्स एडजस्टमेंट के साथ में लिख ले, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। जैसे आप रिकॉर्डिंग में देख रहे वाला पॉइंट, ये फ्री सैंपल हमें परचेज में से माइनस करें और बिल डेबिट में लिखा, तो आप नोट्स में ही लिख लो पॉइंट नंबर 3 के उधर के आगे कि परचेज में से माइनस और पीएनएल डेबिट। हर एक एडजस्टमेंट में आप ऐसा करो। जितने क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन दे रखे हैं नोट्स के अंदर मैंने, तो 20 के 20 क्वेश्चन हर एडजस्टमेंट में ऐसा करवा। 60 से 70% एडजस्टमेंट तो रिपीट है, कई बार 2-3 दिन बाद रिपीट है कहीं, तो कुछ एडजस्टमेंट ऐसे नहीं कि 2 बार, आपको वैसे याद लग जाएगा कि कौन से एडजस्टमेंट कहां आती है। 30,000 रुपए के गुड्स प्रोप्राइटर ने लिए पर्सनल यूज के लिए, परचेज में से माइनस करो और कैपिटल में से माइनस करो। ड्राइंग से क्यों किए? परचेज में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। उसके बाद 10,000 रुपए गुड्स चैरिटी में दे दिए, परचेज में से माइनस करो और पीएनएल डेबिट में लिखो टू चैरिटी के नाम से। और कुछ इसी में पॉइंट? अच्छा, फिफ्थ पॉइंट इसी में, इंक्लूडेड इन द ट्रेड एक्सपेंसेस is insurance premium of 48,000 paid for the year ending 30th June 2019। ट्रेड एक्सपेंस के अंदर सर इंश्योरेंस प्रीमियम जुड़ा हुआ है, हटा देते हैं उसको। टू ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 3,08,000 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड कैसे पता लगा सर? 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है और ये 30 जून 3 महीने और एक्स्ट्रा पे कर दिया। कैलकुलेशन कैसे करें सर प्रीपेड की? मल्टीप्लाई तो 3 से करना है, डिवाइड किससे करना है बताइए? 2 ऑप्शन देता हूं, 12 या 15। 12 सही है। 48,000 के साथ में क्या लिखा हुआ है पढ़ें? फॉर द ईयर। फॉर द ईयर, देखो समझो इस बात को कि सर 15 कब लेना है, 12 कब लेना है, सर कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन नोट्स के अंदर हैं जिसमें 15 भी लिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी नोट्स के अंदर है जिसमें 12 लिया हुआ है। समझे इस चीज को? हमारा काउंटिंग ईयर है जी 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है और 3 महीने आगे 30th जून 19 तक। जो जैसी आइटम होती है फॉर एग्जांपल रेंट, ऐसी आइटम होती है जो हम ऐसा हो सकता है कि हम 12 की जगह 15 महीने का पे कर दें। इंश्योरेंस जो होता है 99% केस में एनुअली रिन्यू होता है। मतलब मैंने अगर पॉलिसी ली है 1 जुलाई 2018 को, तो वो 30 जून 19 तक का रिस्क कवर करेगी, फिर 30 जून को वो रिन्यू। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये हमने 48,000 का जो भरा है ना प्रीमियम, ये फॉर द ईयर है। फॉर द ईयर का मतलब ही ये होता है कि 1 ईयर का। फॉर द ईयर का मतलब ही यही होता है कि वो 1 ईयर का। तो 48,000 1 ईयर का है तो 12 से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 महीने का आएगा। सर 15 कब आता, क्या लैंग्वेज होती है ऐसी कि 15 है? इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड अप टू 30th जून, ऐसा लिखा हो, ये 30 जून तक का पे कर दिया। फिर तो हम ये मान के चलेंगे काउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट है तो 1 अप्रैल से ही हमने पॉलिसी ली होगी और ये 15 महीने टोटल पे हो गया। इंश्योरेंस कंपनियां भी तो जैसे मैंने बताया कि 1 साल का प्रीमियम भरते हैं जनरल, लेकिन कंपनियां ऐसे ऑफर्स देती है कि आप 1 साल की जगह 2 साल का भरोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, 3 साल का भरोगे तो और डिस्काउंट मिलेगा। उसका हमने 15 महीने का भरा, ये हो सकता है।
तो अप टू 30 जून तक का पे करा ऐसा लिखा हो, रैंक पेड अप टू 30 जून ऐसा कुछ लैंग्वेज लिखी हो, मतलब ये क्लियरली ना लिखी हो कि 1 ईयर का है। इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो 1 ईयर का, इसलिए 12 से ही डिवाइड होगा। ये 12,000 आ गया। 2,96,000 आउटर कॉलम में, और प्रीपेड इंश्योरेंस और ना लिखेंगे आप बैलेंस शीट में एसेट्स में, बिल्कुल सही। प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट एसेट साइड में भी आएगा 12,000। नोटिंग करते रहें जिसने नहीं कर रखा। हाँ जी 15th क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दे रखी है, ये कॉस्ट है 5 लाख और रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू है 6,40,000। वुडन्स कॉन्सेप्ट ने सिखाया है व्हिच एवर इज लोअर कंसीडर किया जाता है, तो हमेशा छोटा अमाउंट लेना है आपको। सर जिसका ज्यादा एडजस्टमेंट है सर लॉस साइड आएगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जी 25 मार्च को हमारी गोदाम में आग लग जाती है और फुल्ली इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, पैसे नहीं दिए, एडमिट कर लिया क्लेम। परचेज में से माइनस कर दें, मैं इंश्योरेंस का ना एक बार कंप्लीट दिखा देता हूँ आंसर आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन है कैसे कर पाए। इंश्योरेंस का देखिए 3 जगह आता है, जब भी क्वेश्चन आ जाए इंश्योरेंस क्लेम वाला, लॉस बाय फायर वाला, तो आप देख लीजिए बोर्ड पर पहले कि 3 जगह आता है। परचेज में से माइनस लॉस बाय फायर, इसमें कॉस्ट आएगी। बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम, इसमें क्लेम का अमाउंट आएगा जितना क्लेम मिल रहा है, और पीएनएल डेबिट में टू लॉस बाय फायर कॉस्ट माइनस क्लेम, जितना क्लेम नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल 1 लाख के गुड्स चले और क्लेम मिल रहा है 80,000, तो ट्रेडिंग में कितना आएगा 1 लाख रुपए जितनी कॉस्ट है। बैलेंस शीट में कितना आएगा 80,000 जितना क्लेम है। पीएनएल में कितना आएगा 20,000 जितना क्लेम नहीं मिल रहा। सर हाँ जी सर ट्रेडिंग में हम क्रेडिट साइड पे भी लिखते हाँ, हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करने के बजाय अब से इसको क्रेडिट साइड में फाइल होता था ऑप्शनल। 1 लाख की गुड्स चले, 1 लाख का ही क्लेम एक्सेप्ट हो गया, ट्रेडिंग में कितना आएगा 1 लाख, बैलेंस शीट में कितना आएगा 1 लाख, पीएनएल में कितना आएगा, पीएनएल में आएगा नहीं, लिखेंगे नहीं, 0 से एंटर नहीं करते। ठीक, 1 लाख के गुड्स चले, इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, ट्रेडिंग में कितना आएगा 1 लाख, बैलेंस शीट में कितना आएगा नहीं आएगा, पीएनएल में कितना आएगा 1 लाख। क्लियर हो गया बात? जितने गुड्स चले पूरी कॉस्ट ट्रेडिंग में लिख दो, जितना क्लेम है बैलेंस शीट में लिख दो, और जितना क्लेम नहीं है वो पीएनएल। इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग में कितना आएगा, इस क्वेश्चन में 1,20,000 ट्रेडिंग में आएगा। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कितना आएगा 1,20,000। इस क्वेश्चन में पीएनएल में कितना आएगा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोले हैं। हाँ जी 4th क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ सबसे लास्ट में स्टॉक 31 मार्च 19 का, तो डेट से पता लगाना है हमें पहले तो कि ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। ऊपर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस बनाओ 31 मार्च 19 को, तो मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। ब्रैकेट में लिखा हुआ एडजस्ट नहीं हुआ तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना, एडजस्ट हो गया होता तो रिकॉर्ड करना है, इग्नोर कर देना है, इसको कहीं नहीं लिखना। ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक में एडिशन का चक्कर नहीं होता। देखो ओपनिंग क्लोजिंग में से हमेशा कोई एक ही आता है, या तो ओपनिंग आएगा या क्लोजिंग आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों नहीं हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कोई बोल रहा था सर 15 में इंटरेस्ट फ्रॉम लोन फ्रॉम एडमिन। अच्छा एक बार सिर्फ दादा कंप्लीट कर दूंगा। ऑन 1 जनवरी 19 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं सभी। 1 जनवरी 19 को सीए ड्रू अ बिल ऑन एडयू फॉर 1 लाख, तो सीए हो गया बीआर वाला
एडी हो गया बीपी वाला, एडी ने एक्सेप्ट कर लिया, वापसी कर दिया। 10 दिन के बाद सीए ने एंडोर्स कर दिया वो बिल अपने क्रेडिटर को, टू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्ज 2000। बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन जो कराया था टेस्ट में सेम क्वेश्चन, उससे इजी जो लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ही कि हमने बिल लिया, डिस्काउंट करा लिया, एंडोर्स कर दिया और फिर डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्ज। जैसे आज क्वेश्चन कराया सेम, बट इसमें डिस्काउंट मीनिंग दो ही थी, इसमें डिस्काउंट मीनिंग। हाँ जी सर 15 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स में लास्ट इंटरेस्ट हम लोग। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए जी लास्ट की दो आइटम ट्रायल बैलेंस की। क्वेश्चन 15 में ट्रायल बैलेंस की लास्ट की दो आइटम देखिए जी। अब इस क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, तो कोई भी आइटम डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे प्रेजम्पशन चलेगी। जैसे लास्ट टेस्ट में क्या किया था बच्चों ने, रेंट देखते ही लिख दिया बच्चों ने पीएनएल के डेबिट में, लेकिन ये देखा ही नहीं कि रेंट दिया हुआ था पीएनएल के क्रेडिट में, तो प्रेजम्पशन नहीं लगानी अगर डेबिट क्रेडिट साफ साफ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहाँ प्रेजम्पशन लगानी है। इंटरेस्ट रेंट दिख जाए तो पीएनएल डेबिट में आएगा, क्रेडिट में नहीं आएगा, एक्सपेंस मानेंगे, इनकम नहीं। चलिए लोन फ्रॉम एडी, लोन फ्रॉम लिखा हुआ है, जो लोन हमने लिया है तो लायबिलिटी हो गई है, बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा जी 2 लाख। और इंटरेस्ट का रेट जो रेट दिया हुआ है वो 12% का दिया हुआ है। 2 लाख का 12% कितना हुआ जी? 24,000। 2 लाख का लोन है और 12% का रेट है। इसका मतलब हमारा टोटल इंटरेस्ट नाम का खर्चा हुआ 24,000। उसी के नीचे लिखा हुआ है जी इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000। पे करना था 24, लेकिन पे करा है सिर्फ 18। 6,000 अभी भी रह गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन नाम से एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। स्पेशल रिबेट मिला हुआ है कि दिया हुआ है? रिबेट का मतलब छूट होती है, डिस्काउंट। डेबिट है मतलब हमने डिस्काउंट दिया है। हाँ जी रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट। रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट। सबलेट क्या होता है, ध्यान है किसी को? सबलेट सर किराए वो लेटर में होता है। हाँ जी किराए पर लेके किराए पर देना। दोबारा बोलो। सर रेंट पर लेके रेंट पर देना। हाँ बिल्कुल सही है। सबलेट का मीनिंग होता है कि जब किराएदार जगह को किराए पर चढ़ा देता है। सबलेट का मतलब ये होता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ली और हमने वो प्रॉपर्टी आगे किसी को रेंट पर दे दी, इसे बोलते हैं सबलेट। तो इसमें लिखा होगा रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट, हमने जगह किराए पर दे दी आगे किसी को, तो ये हमारे लिए इनकम हो गई, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। बताइए ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा होता है? कुछ आप लोग मेहनत करो भाई, बुक में ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, आप लोग सर्च करो। हम थोड़ा करवाना है मेरे से, जो आपने एफर्ट लगा लिया खुद की साइड से, क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग है तो वो पूछें आप। ट्रेडिंग अकाउंट साफ साफ 50 बार लिखा हुआ है बुक के अंदर कि कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें एक्सपेंस और इनकम आया वो नॉमिनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर तो बोलो भाई, मैं कैसे बताऊं प्रिंसिपल एरर है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ें। सेकंड क्वेश्चन, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, राम की जगह श्याम में लिख दिया, और इफ इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो इस एरर का नाम क्या बताना है जी? देखिए प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रिंसिपल में एसेट की जगह एक्सपेंस या एक्सपेंस की जगह एसेट, ये पहचान होती है प्रिंसिपल की। क्वेश्चन में एसेट एक्सपेंस कहीं नहीं लिखा हुआ तो ये प्रिंसिपल नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन की पहचान क्या होती है? क्वेश्चन में बोले लिखना भूल गए, नॉट रिकॉर्डेड या नॉट पोस्टेड ऐसा लिखा हो, तो ये पहचान होती है एरर ऑफ ओमिशन की। कॉम्पेंसेटिंग एरर की पहचान क्या होती है? एक ही क्वेश्चन के अंदर दो एरर मिले, जैसे राम की जगह श्याम को डेबिट कर दिया, मोहन की जगह सोनू को क्रेडिट कर दिया, दो अलग अलग एरर मिलेंगे और दोनों का अमाउंट सेम होगा, तो उनकी साइड अपोजिट होगी। ये पहचान होती है कॉम्पेंसेटिंग। ये तीनों में से कोई भी पहचान नहीं है, इसलिए एरर ऑफ कमीशन बचा है। एरर ऑफ कमीशन इज अ रेसिडुअरी एरर, बाकी तीन एरर नहीं तो कमीशन लिख जाना। एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो तो कमीशन लिख करके आ जाना। मेजॉरिटी एरर्स एरर ऑफ कमीशन होते हैं, मेजॉरिटी। और पूछिए, स्टार्ट करें क्लास। चलिए वापस सिंगल एंट्री पर आते हैं।